मैं पूनम सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल माँ अन्नपूर्णा क्लासेस में। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए बहुत अच्छी तरीके से। मुगल साम्राज्य की स्थापना के बारे में सभी पॉइंट डिस्कस हो चुके थे। किस तरीके से बाबर आता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, इसके बाद उसका पुत्र हुमायूं, उसके बारे में बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया था। हुमायूं के ही टाइम में कौन आता है, शेर शाह सूरी। कौन से बैटल करता है, विलग्राम और चौसा का बैटल। तो आज पढ़ेंगे शेर शाह से रिलेटिव, इसके बाद जितने भी जहांगीर, अकबर, शाहजहां, इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल से। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सूर साम्राज्य। सूर साम्राज्य इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका क्या नाम था, शेर शाह सूरी। शेर शाह का उदय किस तरीके से उदय होता है, कहाँ पर इसका बर्थ होता है, इससे रिलेटिव सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। इसकी क्या नीतियाँ रहती हैं युद्ध को करने की, सभी पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो पढ़ते रहिएगा बहुत ही कंसंट्रेट के साथ। शेर शाह का जन्म 1472 ईस्वी में कहाँ पर, किस ईयर में हुआ था, 1472 ईस्वी में। कानूनगो के अनुसार, ये कौन है, ये कानूनगो के अनुसार इन्होंने बताया है कि 1486 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, वैजवाड़ा होशियारपुर नामक स्थान पर हसन की अफगान पत्नी के गर्भ से हुआ था। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ये एक अफगानी था। इसके बचपन का क्या नाम था, आपसे पूछा जा सकता है कि इसके बचपन का क्या नाम था। इसके बचपन का नाम था फरीद। दूसरे अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय शेर शाह सूरी को ही जाता है। जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है, सूर साम्राज्य का, शेर शाह सूरी। हुमायूं को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ करने के बाद, अपदस्थ करने का मतलब है कि उसको खदेड़ने के बाद, वह उत्तर भारत का सर्वोच्च नेता बन गया। क्या बन गया, सर्वोच्च नेता बन गया। उसने उसके अधिकार क्षेत्र में बंगाल से सिंधु तक का क्षेत्र सम्मिलित था। शेर शाह को एक व्यवस्था सुधारक के रूप में जाना जाता है। साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में उसे अकबर का पूर्वगामी माना जाता है, क्योंकि इसकी भी नीतियाँ बहुत ही अच्छी थी, कमाल की थी। शेर शाह का केंद्रीय प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत था। शासक स्वयं शासन का प्रधान था, ये अपनी सत्ता है स्वयं चलाता था, एक एक चीज पर क्या करता था, निगरानी रखता था और संपूर्ण शक्तियां उसी में केंद्रित थीं। उसने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने भागों में बांटा है, 47 सरकारों में विभाजित किया था। प्रत्येक इक्ता या सूबा, यहाँ से ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, इक्ता या सूबा, इसको आप याद रखेंगे। अनेक सरकारों में बटा होता था। प्रत्येक सरकार में 2 प्रमुख अधिकारी थे, उनका क्या नाम है, शिकदार ए शिकदारान। क्या है, शिकदार ए शिकदारान। और क्या है, मुंसिफ ए मुंसिफान। शिकदार के साथ एक सैनिक दस्ता होता था और उसका कार्य परगने में शांति बनाए रखना था। आपकी ये शिक्षण बिंदु है जो पढ़ने चाहिए थे पहले, कि क्या क्या आप इस पे पढ़ेंगे। शेर शाह का उदय, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, मुगल साम्राज्य का पतन, मुगल प्रशासन, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दशाएं। मैंने आपको इसको ब्रीफ में बता दिया था पहले ही। शिकदार के साथ एक सैनिक दस्ता होता था जिसका क्या काम होता था, बताइएगा, शांति व्यवस्था बनाए रखना। मुंसिफ दीवानी, तो दीवानी से आप समझ रहे हैं कि इसमें मुकदमे से रिलेटिव सारी बातें होंगी, भूमि, नाप, लगान, इस तरीके से केंद्रीय सरकार की आय का मुख्य स्रोत लगान जो वसूला जाता था, व्यापारिक कर, टैक्स हो गया, नमक कर आदि थे। शेर शाह एक न्यायप्रिय शासक था। कैसा शासक था, न्यायप्रिय शासक था। वह प्रत्येक बुधवार की शाम को स्वयं न्याय करने बैठता था। उसकी मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। कानूनगो ने शेर शाह के शासन प्रबंध की बड़ी प्रशंसा की है। कानूनगो ने
इन्होंने ही बताया था कि इसका बर्थ प्लेस किस ईयर में हुआ था। इससे रिलेटिव आपका क्या क्वेश्चन बनेगा कि शेर शाह को अपने राजस्व सुधारों के लिए सबसे अधिक याद किया जाता है, इसकी विवेचना कीजिए। तो इसकी आप विवेचना बहुत अच्छे से कर लेंगे, जितना भी अभी आपने पढ़ा है कि कितने पार्ट्स में इसने डिवाइड किया था। 47 में किया था। 2 अधिकारी होते थे, शिकदार ए शिकदारान और मुंसिफ ए मुंसिफान। इनका क्या वर्क होता था। इस तरीके से आप इसमें लॉन्ग आंसर लिख सकते हैं। अब पढ़ेंगे बहुत ही महान, कह लीजिए कौन है, जो मुगल साम्राज्य का एक शासक हुआ है, अकबर महान। इनके बारे में, अकबर के बारे में सभी ने सुना है, किससे सीरियल आता था, जोधा अकबर। तो आप सबने इनके बारे में सुना है, काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा। उसका इससे थोड़ा बहुत रिलेशन हो जाता है उस सीरियल का, वरना उसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो फेक दिखाई जाती हैं। अकबर महान कब से कब तक का इनका टाइम पीरियड है। 1556 में इनका बर्थ होता है, 1605 में इनकी डेथ हो जाती है। 1605 से ही कौन शासक बनता है, जहांगीर शासक बनता है। मुगल साम्राज्य को वास्तव में भारत में स्थापित करने, उसका विस्तार करने व उसे स्थायित्व प्रदान करने का श्रेय अकबर को है। उसके अतिरिक्त राजस्व शासन में जिन नवीन और उदार सिद्धांतों का उसने प्रतिपादन किया, वह उसे भारत के नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के महान शासकों में स्थान प्रदान करता है। ये बहुत ही ज़्यादा महान था। जो मुगल साम्राज्य का असली एक वास्तविक अगर शासक की आप बात करोगे तो वो है अकबर महान। इसने 49 ईयर रूल किया है, समझिए 49 वर्षों तक, और ये बहुत ही महान था, महान शासकों में एक है। इसका स्वभाव कैसा था, बहुत ही नवीन और कैसा था, उदार। उदार इसके जो भी सिद्धांत हुए करते थे। लेन पूल ने इनके बारे में एक बात कही है। क्या कही है? लेन पूल ने हुमायूं के बारे में भी बोला है। हुमायूं के बारे में बोला है कि वो जीवन भर लड़खड़ाता रहा और उसकी जो डेथ होती है, जब मृत्यु होती है, तो वो लड़खड़ाते हुए होती है। क्यों? क्योंकि वह दीन पनाह लाइब्रेरी से गिरकर, पुस्तकालय से गिरकर उसकी डेथ हो गई थी। तो लेन पूल अकबर के बारे में क्या कहते हैं कि वह भारतीय बादशाहों में से सबसे महान था। ये बात किसने की है? ये बात कही है लेन पूल ने। आप सभी इसको याद रखेंगे। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? आपको पता है कि हुमायूं को बाहर खदेड़ दिया गया था, वो अपनी जान बचाने इधर उधर घूम रहे थे। तब उनकी बेगम क्या थी? कुछ उनकी बेगम प्रेग्नेंट थी। तो क्या है, इनका बर्थ कहाँ होता है? दूसरे राजा के महल में। कौन है वो? अमरकोट के जो राजा थे, जो राणा बीरसाल के महल में कब हुआ था? 1542 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर अकबर पंजाब में सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था। कहाँ पर? किस ईयर में? सरहिंद का युद्ध हुआ था। उससे पहले भी पंजाब पर अधिकार किया था हुमायूं ने। उसका राज्याभिषेक बैरम खां की देख रेख में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान पर 1556 ईस्वी में हुआ था। तो 1556 से टाइम पीरियड कब तक चलता है? 1605 ईस्वी तक। कहाँ पर इनका जन्म होता है? आपको पता चल गया कि 1542 ईस्वी में होता है। कहाँ पर? राणा बीरसाल के महल में। इनके संरक्षक कौन थे? इनके संरक्षक थे बैरम खां, जो कि हुमायूं के सेनापति थे। अकबर की प्रारंभिक स्थिति को सुदृढ़ करने में बैरम खां का सबसे बड़ा योगदान था। सेनापति का द्वितीय युद्ध अकबर के वकील व संरक्षक बैरम खां और मोहम्मद आदिल शाह सूर के वजीर एवं सेनापति हेमू, जिसने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध होता है वो होता है हेमू और अकबर। अकबर की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? बैरम खां के बीच में। इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है कि जो मुगल हैं, मतलब अकबर हैं, वो क्या रहते हैं? वो विजयी रहते हैं।
आगे क्या दिया गया है कि अकबर ने साम्राज्य विस्तार के लिए दक्षिण नीति, राजपूत नीति, दक्षिण नीति, ये इसने दक्षिण में बहुत सारे साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, वहाँ जाता था। इसने फर्स्ट टाइम बाहर जाके किसको विजिट किया था? इसने समुद्र को देखा था और बहुत सारी चीज़ों को देखा था। राजपूत नीति क्या थी? ये शादी विवाह करता था। शादी की थी, किससे की थी? जोधाबाई से की थी, लेकिन उनका नाम क्या है? वैसे उनका नाम हरकाबाई है। तो राजपूत नीति, धार्मिक नीति का सहारा लिया। कौन कौन सी नीति? दक्षिण नीति, राजपूत नीति, धार्मिक नीति का सहारा लिया। अकबर एक कुशल सैनिक व प्रतिभाशाली सेनापति था। ये पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये इतना ज़्यादा सुनता था। इसके दरबार में जो लोग रहते थे वो बहुत ज़्यादा ही होशियार हुआ करते थे अपनी अपनी फील्ड में। अकबर ने जिस उदार और नवीन सिद्धांतों को जन्म दिया उनमें सर्व प्रमुख हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का था। इसने क्या किया? इसने हिंदू और मुसलमानों में फूट नहीं डाली, फूट डालने की बजाय इन दोनों को क्या किया? पास लाने का काम किया। उसकी सुलह कुल सभी के प्रति शांति की राजनीति ने क्या किया? राज और धर्म को पृथक करने का प्रयत्न किया। इसके आगे क्या दिया गया है? 5079 AD में अकबर ने मजहर को जारी किया। किसको जारी किया? मजहर को जारी किया, जिसके अनुसार भारत में इस्लाम धर्म से संबंधित विवादों के बारे में निर्णय करने का अधिकार स्वयं अकबर ने लिया। उसने समान न्याय, निष्पक्ष कानून व समान शासन प्रणाली को अपनाकर भारत की जो सांस्कृतिक एकता को बनाए रखने का प्रयास किया। आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कुछ टर्म्स आ जाते हैं, पॉइंट्स आ जाते हैं कि अकबर ने जो काम करवाए हैं तभी ऐसे उसको महान नहीं बोला जाता। उसकी नीतियाँ बहुत अच्छी थी, उसने नीतियों को बहुत अच्छे से अपनाया, किससे कैसे काम करवाना है उसको बहुत अच्छे से आता था। 1562 ईस्वी में इसने दास प्रथा का अंत किया। क्या किया? दास प्रथा का अंत किया। जैसे कि पहले लोगों को दास बना लिया जाता था, उनको खरीद लिया जाता था, तो इस तरीके का व्यापार चलता था। इसने क्या किया? 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत कर दिया। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। तीर्थ यात्रा कर समाप्त करने से क्या फ़ायदा हुआ कि हिंदू जो कम्युनिटी है वो क्या आ जाएगी? वो अकबर के फेवर में आ जाएगी। 1564 ईस्वी में इसने जजिया कर समाप्त कर दिया, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, वो भी इसने समाप्त कर दिया। 1582 ईस्वी में दीन इलाही की घोषणा की। दीन इलाही में क्या क्या होते थे? दीवाने आम, दीवाने खास। तो दीवाने आम में कोई भी व्यक्ति जनता का आकर अपनी समस्या बता सकता था। दीवाने खास में जितने भी मंत्री होते थे, पूरी मंत्रिमंडल बैठती थी, वहीं पर अकबर बैठता था। 1583 ईस्वी में पशुवध निषेध कर दिया कि आप क्या है, आप एनिमल्स को मारेंगे नहीं। तो बहुत सारे इसने अच्छे वर्क किए हैं, तो आप इसको क्या करेंगे? इसको याद करेंगे। जैसे कि 1562 के बाद कब? 1563। सीक्वेंस से लर्न करिए। सबसे पहले दास प्रथा का अंत कर दिया 1562 में, फिर अगली ईयर क्या कर दिया? तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, फिर अगली ईयर जजिया कर समाप्त कर दिया। इसके बाद 1582 में दीन इलाही, 82 के एक साल बाद 83 में पशुवध निषेध कर दिया। इस तरीके से आप करेंगे तो नहीं बोलेंगे। अकबर द्वारा किए गए साम्राज्य विस्तार की चर्चा करिए। जितने भी अभी तक आपने पॉइंट्स इसमें रीड किए हैं उसके बेस पे आप बहुत अच्छे से अकबर की नीतियों के बारे में, सभी के बारे में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। क्या दीन इलाही को एक नए धर्म के रूप में माना जा सकता है? ये एक नया बेसिकली एक ये नया धर्म था दीन इलाही, लेकिन ये क्या, ये फेल रहा था, उतना नहीं चला था। फिर इसको बाद में इसको फेल आप बोल सकते हो, बाद में इसको समाप्त कर दिया गया था। तो इसके बारे में आप बहुत अच्छे से लिख लेंगे। अब पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। अब इनका कौन पुत्र होता है? सलीम। आप सभी ने नाम सुना होगा सलीम, उसके बचपन का नाम था किसके? जहांगीर के बचपन का नाम। गद्दी कहाँ कब से कब तक इनके पास रहती है? 1605 से 1627 तक। सलीम जहांगीर का जन्म 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में स्थित
शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में कब हुआ था? 1569 में फतेहपुर सीकरी में। शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में आमेर के राजा भारमल की पुत्री मरियम उज़्ज़मानी के घर में हुआ था। जो हरका बाई या जोधा बाई था, उनको कौन सा टाइटल मिला था? मरियम उज़्ज़मानी का। तो उन्हीं के गर्भ से किसका जन्म होता है? सलीम का जन्म होता है। सलीम का ही नाम क्या है? जहांगीर है। सलीम के शिक्षक कौन थे? सलीम का मुख्य शिक्षक अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना किसके बेटे थे? ये थे बैरम खां के बेटे। जहांगीर को गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम 1606 ईस्वी में खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। क्या खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा? जो इनका क्या था? एक भाई था। अकबर ने जिस साम्राज्य विस्तार की परंपरा को स्थापित किया, जहांगीर ने उसके अनुकूल कार्य करने का प्रयत्न किया। जहांगीर ने 12 अध्यादेश भी जारी किए। क्या क्या उनके नियम थे? कौन कौन से थे? तुजो के जहांगीरी में लिपिबद्ध हैं। तुजो के जहांगीरी, अगर आपसे पूछा जाता है कि तुजो के जहांगीरी किसकी है, तो बहुत अच्छे से आप रिलेट कर लेंगे जहांगीरी से जहांगीर। जहांगीर की दक्षिण नीति के संबंध में कहा जाता है कि उसने अकबर द्वारा प्राप्त भूभाग को बरकरार रखते हुए उसकी उपलब्धियों को अछूते रखा। 1621 ईस्वी में जहांगीर ने अपना दक्षिण अभियान समाप्त कर दिया, क्योंकि इसके बाद उसे 1623 ईस्वी में शाहजहां के विरुद्ध और 1626 ईस्वी में महावत खां के विद्रोह के कारण दक्षिण की ओर ध्यान देने के अवसर को क्या प्राप्त नहीं कर सका। जहांगीर धार्मिक दृष्टि से क्या था? सहिष्णु था। धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु था। उसने हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों को बढ़ावा दिया। जहांगीर एक सफल प्रजापालक शासक था। इसकी सफलता इसी में थी कि उसने अपने पिता द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था का यथावत रखा है। तो अभी इसमें क्या है, बेसिकली आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया जाता है जितना कि अदर एग्जाम्स में इसमें डिटेल में पूछा जाता है। इसके काल में चित्रकारी, जो चित्रकार थे, मतलब जो चित्रकाल का पूरा बहुत ही ज़्यादा है, क्या आप बोल सकते हो कि एक वेस्ट कंटेंट जो है वो यहीं से मिलता था इसके टाइम पीरियड में। तो जितना आपको दिया गया है उसको अच्छे से कवर कीजिए। इसका रिवीजन अगर आप करेंगे तो बहुत जल्दी से कर लेंगे। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, इजीली आपको सभी पॉइंट बहुत अच्छे से क्या हो जाएंगे? लर्न हो जाएंगे। शाहजहां, अब किसके बारे में पढ़ेंगे? शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1627 से 1658 ईस्वी तक है। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के साथ ही मुगल दरबार में सत्ता के लिए उठक पटक प्रारंभ हो गई। मतलब भाइयों भाइयों में विद्रोह होने लगा। वो कह रहे हम बनेंगे नहीं, हम बनेंगे, हम बनेंगे, इस तरीके से। 1628 ईस्वी में शाहजहां का आगरा में क्या हुआ? मतलब उसका सिंहासनारोहण हुआ। शाहजहां का विवाह 1612 ईस्वी में अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। किससे हुआ था? जिनकी याद में क्या बनाया गया है? ताजमहल बनाया गया है। इतिहास में इनको क्या बोलते हैं? बोला गया है मुमताज महल। शाहजहां का शासनकाल साम्राज्य के वैभव का काल था। किसका काल था? वैभव का काल, जिसके कारण उसका काल मुगल साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि मुगल साम्राज्य का स्वर्ण काल किसके शासन को कहा जाता है? किसके टाइम पीरियड को? तो कौन है उस शासक का? क्या नाम है? शाहजहां। अकबर के समय में स्थापित हुई मुगलों की श्रेष्ठता शाहजहां के समय में न केवल स्थापित रही बल्कि विकसित भी हुई। शाहजहां के काल में विभिन्न विद्रोह हुए। एक साम्राज्य निर्माता की दृष्टि से उसने अहमदनगर के राज्य को जीतकर राज्य विस्तार किया। बीजापुर और गोलकुंडा की मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए क्या उनको बाध्य कर दिया कि नहीं, आपको हमारे पास आना ही पड़ेगा। वह एक न्यायप्रिय व प्रजापालक शासक था। उसका काल
साहित्य, धार्मिक, कलात्मक दृष्टि से प्रगतिशील था। शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष आगरा का किले इसके पुत्र औरंगजेब के द्वारा इसको बंद किया जाता है। देखिए कितना कि एक बेटा है, अपने जो उनके फादर हैं उनको क्या कर देता है, उनको जेल में डाल देता है। इससे बुरा क्या होगा एक पिता के साथ। अंतिम जो 8 वर्ष थे उसके जीवन में, जब बुढ़ापा था तब वो कहाँ पे उसने व्यतीत किए, जेल में व्यतीत किए थे। या जीवन के अंतिम 8 वर्ष आगरा के किले के शाहबूजे में एक बंदी की भांति व्यतीत किए। बंदी मतलब वही जेल। अंततः 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से देखिए बहुत ही संक्षिप्त में दिया गया है, वरना इसमें बहुत कुछ पढ़ने को होता है कि ताजमहल का निर्माण किया, और भी चीज़ें होती हैं, इनके दरबार में कौन कौन थे। स्थापत्य कला ऐसे ही नहीं कहा जाता है, बहुत सारी चीज़ों का इन्होंने निर्माण करवाया था। बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी रहती हैं, बट आपको अभी इतना ही पढ़ना है। आगे पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। आप याद रखेंगे कि औरंगजेब और अकबर दोनों ने ही बराबर टाइम पीरियड तक शासन किया है। इसने भी 49 वर्ष तक शासन किया। आप समझ रहे हो, 50, 49 मतलब 50 ही समझ लो उसको। लेकिन अकबर का टाइम पीरियड देखिए जो 49 वर्षों का रहा है, औरंगजेब का टाइम पीरियड देखिए जो 49 वर्ष का रहा है। आकाश जमीन का इसमें अंतर है दोनों शासकों के बीच में। सोचने समझने सभी की क्षमताओं में क्या है, बहुत सारी विषमताएं हैं। ये बहुत ही क्रूर था। क्या था, बहुत ही ज़्यादा क्रूर था। किसी को भी कभी भी मौत के घाट उतार देता था। जिल्लेलाही बोला जाता था इसको। शाहजहां के बाद औरंगजेब 1658 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। वह परिश्रमी, दृढ़ निश्चयी, योग्य तथा सफल सेनापति था। उसने शासन की बागडोर संभालने के बाद तड़क भड़क का परित्याग करके सादगी का जीवन अपनाया। उसने मदिरा भांग क्या कर दिया, सभी पर प्रतिबंध लगा दिया। चलो इसने ये तो अच्छा काम किया, क्या किया कि मंदरा और जो भांग थी उस पर क्या प्रतिबंध लगा दिया, और इसने संगीत पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ना तो ये सुनता था, कहता ना मैं सुनूंगा, मैं ना सुनने दूंगा किसी को। इस तरीके से अनैतिकता को रोकने व जन आचरण पर नजर रखने हेतु इसने मुहतसिब नियुक्त किए। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी तक मुगल राज्य दक्षिण तक फैल चुका था। मतलब कि जब तक इसकी डेथ होती है तब तक मुगल साम्राज्य का विस्तार बहुत हो चुका था, दक्षिण तक हो चुका था। मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब के उत्तरदायित्व की विवेचना कीजिए। ये वैसे क्रूरता इसने दिखाई है, इसके बारे में अभी यहाँ डिटेलिंग नहीं दी गई है, लेकिन ये क्रूर शासक था। हाँ, इसने कुछ अच्छा भी किया है, जैसे कि मदिरा पे, भांग पे रोक लगा दिया है। तो रोक लगाने से क्या होगा, बहुत सारे विरोधी भी वहां से उत्पन्न होंगे। तो आप बहुत अच्छे से लिख लेंगे कि औरंगजेब के उत्तरदायित्व की विवेचना कीजिए। मुगल साम्राज्य का पतन, किस तरीके से पतन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य की शक्ति और वैभव का शूर अस्त हो गया। मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया यद्यपि औरंगजेब के समय से ही प्रारंभ हो चुकी थी, तथापि औरंगजेब के उत्तराधिकारियों में से कोई योग्य होता तो वह साम्राज्य के विघटन की क्रिया को रोक सकता था। अब तक जितने भी शासक हुए हैं वो काफ़ी मजबूत थे, दृढ़ निश्चय था उनमें, लेकिन इसके बाद जितने भी शासक आएंगे आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, कोई भी इतना महान नहीं बनेगा। उनके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज़ नहीं होंगी। वो बस नशे में धुत रहते थे और गलत गलत काम करने होते थे। बस क्या है, भोग विलासता, यही सब उनके पास बचा था करने को। किसी ने भी नहीं सोचा कि मुगल साम्राज्य का हम और अधिक विस्तार करें। तो इस तरीके से ये सारे फैक्टर्स हैं पतन में मुगल साम्राज्य के। उस समय में भी साम्राज्य का भाग बादशाह की योग्यता अथवा अयोग्यता से बंधा हुआ था। यदि साम्राज्य को उस समय एक सुयोग्य शासन प्रबंधक व अच्छा सेनापति बादशाह के रूप में प्राप्त हो जाता तो मुगल साम्राज्य का पतन न होता। एक के बाद एक अयोग्य
दुर्बल व विलास प्रिय मुगल बादशाहों ने मुगल शक्ति और वैभव को नष्ट करने में क्या की सहायता की। कैसे थे? सेम वही पॉइंट, अयोग्य थे, दुर्बल थे, विलास प्रिय थे। इससे क्या हुआ? किसी ने नहीं सोचा कि इसका विस्तार किया जाए, अपने अपने में मगन थे। इस तरीके से क्या है, जितना भी मुगल साम्राज्य खड़ा हुआ था, हुमायूं ने इतनी परेशानियों झेलने के बावजूद उस साम्राज्य में दोबारा आया, सरहिंद के युद्ध करने के बाद अपनी पकड़ रखी। अकबर ने बहुत विस्तार किया है। इसके बाद अगर स्थापत्य कला की बात आती है तो शाहजहां ने बहुत बड़ा योगदान दिया है इसमें। लेकिन औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आते हैं वो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, बस। आगे देखेंगे कि इस प्रकार विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक प्रक्रियाओं ने मुगल साम्राज्य के विघटन में भूमिका अदा की। सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक प्रक्रियाओं ने। तो मुगल साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो यही सभी कारक उत्तरदायी हैं कि जो राजा हुआ करते थे, जो शासक थे, अयोग्य, दुर्बल थे, कमजोर थे, विलास प्रिय थे, उनको बस गलत ही सब कुछ करना होता था क्योंकि उनके हाथ में पावर जो थी। इस प्रकार विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक प्रक्रियाओं ने क्या कर दिया? विघटन कर दिया मुगल साम्राज्य का। जो किसने खड़ा किया था? बाबर ने खड़ा किया था। अच्छा, क्वेश्चन में बताइए, तुज़्ज़ो के बाबरी किसने लिखी है? किसकी आत्मकथा है? जल्दी से बताइए, क्विक रिवीजन हो जाए। बाबर की। बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों का एक बार वर्णन कर दीजिए। पानी पिया, खाना खाया, चांदनी रात में घर गया, मर गया। 1526, 27, 28, 29, 30। कभी भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। आगे देखेंगे मुगल प्रशासन। अब किसकी बात कर लेते हैं? अब मुगल प्रशासन के बारे में बात कर लेते हैं। मुगल प्रशासन सैन्य शक्ति पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था थी, केंद्रीयकृत व्यवस्था थी। जो कंट्रोल था वो किसका हुआ करता था? शासक का हुआ करता था, जो नियंत्रण एवं संतुलन पर आधारित थी। मुगल प्रशासन भारतीय तथा गैर भारतीय तत्वों का सम्मिश्रण था। मतलब कि इसमें भारतीय भी थे और गैर भारतीय भी थे, जो विदेशी थे। यह प्रशासन केंद्रीय, प्रांतीय, जिले व परगने में विभक्त था। मुगलों का प्रांतीय शासन केंद्रीय शासन का ही प्रतिरूप था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य के सूबों को सरकारों में, सरकारों को परगनों में तथा परगनों को गांवों में बांटा गया था। अब यहाँ पर केंद्रीय प्रशासन को बांटा जा रहा है। कैसे बांटा जा रहा है? सूबों में। सूबों को क्या बोलते थे? जैसे कि स्टेट हो गया, आपका स्टेट है, यूपी है या राजस्थान है, कोई भी है, तो ये क्या हो जाएगा? एक प्रांत हो जाएगा, उसको सूबा बोल दिया। फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसको क्या बोला जाता था? उसको सरकारों में विभाजित किया जाता था। क्या बोला जाता था? परगना। जिलों को क्या बोलते थे? परगना। सूबों को सरकारों में, सरकारों को परगनों में तथा परगनों को गांव में बांटा गया। हाँ, इस तरीके से ये क्या है? ये पूरी प्रक्रिया चलती है। सूबा, सरकार, परगना। मुगल काल में सरकार में फौजदार, आमिल, कोतवाल और काजी इत्यादि महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। कौन कौन से अधिकारी होते थे? फौजदार, आमिल, कोतवाल और काजी। प्रत्येक सरकार कई परगनों में बटी होती थी। परगना के प्रमुख अधिकारी, परगना किसे बोलेंगे? जो ग्रामीण इलाका हुआ करता था, जो गांव हुआ करता था। परगनों को किसमें बांटा गया था? गांव में बांटा गया था। परगना के प्रमुख अधिकारी सिकदार, अमील, कानूनगो और कौन थे? कारकुन होते थे। कानूनगो ने ही बात की थी। किसके बारे में बताइएगा? शेरशाह सूरी के बारे में। सामाजिक दशा क्या थी? मुगल कालीन समाज दो वर्गों में बटा था। एक था धनी वर्ग और एक थी जो जनता थी। जैसे कि जनसाधारण में आते थे किसान, दस्तकार एवं श्रमिक। सभी उच्च वर्ग के लोगों में सभी के किसमें होंगे? मंत्रिमंडल में मनसबदार, जागीरदार और जमींदार हुआ करते थे। राजकीय संरक्षण प्राप्त अधिकारी, सरकारी अधिकारी होते थे। ये लोग बहुत ही ऐशर और विलासिता का जीवन बिताते थे। समाज का बहुसंख्यक वर्ग हिंदू था। सबसे ज्यादा संख्या किसकी थी? हिंदू की थी। जाति बंधन कैसे थे? कठोर थे।
साधारणतया अंतरजातीय खान पान और व्यवहार निषिद्ध थे। मतलब कि है मोमडन है वो हिंदू से क्या कर सकता है, शादी नहीं कर सकता था, निषिद्ध था। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं का विवाह न होना, लड़की के जन्म को अपशगुन मानना, सती प्रथा, इस तरीके की कुरीतियां क्या थीं, इस समाज में क्या थीं, व्याप्त थीं। हालांकि मुगल काल में भी अनेक योग्य और प्रतिभाशाली स्त्रियां हुई जिन्होंने अपने समय की राजनीति और समाज को प्रभावित किया। विभिन्न मेले और उत्सव धार्मिक क्रियाओं की पूर्ति तथा मनोरंजन दोनों के लिए क्या थे। सांस्कृतिक एवं कलात्मक स्थिति क्या रही है मुगल काल की, तो मुगल काल को उसकी बहुमुखी सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण इतिहास का द्वितीय क्लासिकी युग कहा जाता है। कि मुगल काल में जो स्थापत्य कला थी किसके टाइम में, शाहजहां के टाइम में बहुत ही शीर्ष चरम पे थी। इस्लामी और धार्मिक कला का मिश्रित रूप है। किसका रूप है, मतलब भारत में आए हैं तो भारतीय कला और विदेश से लेकर आए हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। जिसमें कहाँ की कला आई है, फारस, मध्य एशिया, तुर्की, बंगाल और जौनपुर आदि स्थानों की परंपरा का अद्भुत मिश्रण मिलता है। मुगल स्थापत्य की शुरुआत बाबर के समय ही मानी जाती है। मुगल स्थापत्य की फारस का प्रसिद्ध चित्रकार, फारस का क्या था, बहुत ही चित्रकार था प्रसिद्ध, बाबर के समय भारत आया। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के काल में चित्रकला का क्या स्पष्ट दिखाई दिया किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। मुगल काल में हुमायूं, अकबर, जहांगीर ने संगीत कला को प्रोत्साहित किया, लेकिन बैन किसने किया था, औरंगजेब ने। मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकास 18वीं शताब्दी में स्पष्ट देखा जा सकता है। बाबर साहित्य में बहुत रुचि लेता था। किस भाषा में लिखी है, तुर्की भाषा में लिखी है। तुजुक बाबरी जो क्या है, आत्मकथा है बाबर की। जहांगीर, अकबर और शाहजहां के काल में विभिन्न रचनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। आर्थिक दशा क्या थी मुगल काल की, उसको देखेंगे। मुगल काल में शाहजहां के समय तक भारत की आर्थिक स्थिति ठीक मानी जाती थी। क्या है, शाहजहां का समय समृद्धि और संपन्नता का काल था, इसीलिए इसने बहुत सारी बिल्डिंग्स क्या की, उनको बनवाया था। मुगल काल में भारतीय समाज आर्थिक दृष्टि से विभिन्न भागों में बटा हुआ था। बादशाह की आय सबसे अधिक थी, ऑब्वियस सी बात है, आय जो इनकम है सबसे अधिक किसकी होगी, वहाँ के शासक की, बादशाह की। विभिन्न करों को वसूल करने के अतिरिक्त बादशाह राज्य का सबसे बड़ा उद्योगपति और व्यापारी था। उसी के हाथ में पूरी बागडोर थी। कृषि भारत की बहुसंख्यक प्रजा का मुख्य व्यवसाय था। अभी भी वही है सेम, कि ज्यादातर व्यक्ति क्या करते हैं, कृषि करते हैं। आय का प्रमुख स्रोत भूमि उत्पादन से लिया जाने वाला कर था। क्या था, टैक्स लगता था, लगान, खराज, खुम्स और भी थे। मुगल काल में विभिन्न बड़े बड़े और संपन्न नगरों का निर्माण हुआ। व्यापार उन्नत स्थिति में था। शक्तिशाली मुगल बादशाहों ने शांति और व्यवस्था की स्थापना करके व्यापार को पनपने का क्या किया, अवसर दिया। मुगल कालीन भारत की अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र से अलग क्षेत्र पर मध्यम वर्ग का प्रभुत्व रहा। इस प्रकार स्पष्ट है कि मुगल काल में भारत में ऐसी अर्थव्यवस्था थी जो किस पे आधारित थी, मुद्रा पर आधारित थी। इस पर क्या चर्चा हो सकती है कि मुगल कालीन की जो प्रशासन व्यवस्था है उसके बारे में, और मुगल काल के दौरान आर्थिक क्षेत्र में हुई उन्नति पर क्या प्रकाश डाल सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसके आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मराठा शक्ति का उत्कर्ष। तो यहाँ से मुगल टोटली क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। किसके बारे में अब तक आपने रीड किया है, आपने किसके बारे में जाना है, सबसे पहले मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे होती है, अकबर कैसे आता है, बहुत सारे बैटल्स मतलब झगड़े करता है, लड़ाई झगड़े, युद्ध करता है और जीतता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है बाबर के बारे में आपने हुमायूं के बारे में जाना, हुमायूं के बारे में शेर शाह सूरी के बारे में आपने जाना। फिर सीक्वेंस से आपने सभी के बारे में जाना, किस तरीके से अकबर आता है, फिर जहांगीर आता है, शाहजहां, औरंगजेब के आने के बाद इस डायनेस्टी का किस तरीके से अंत होता है वो आपने देखा है। किस तरीके से आर्थिक दशा रही है इसकी, इस संस्कृति किस तरीके से इसको स्थापत्य कला बोला जाता था, इन सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से आपने रीड किया है, हम क्या किया है, हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। क्लास अच्छी लगती है
तो आप सभी लोग क्या करेंगे, लाइक शेयर ज़रूर करेंगे और अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। इसके आगे है नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं कि किस तरीके से मराठा आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।